सो हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड क्लास 11th का मॉडल सेट आ चुका है और फिजिक्स का आज हम मॉडल सेट का पूरा हम आपको डिटेल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सॉल्यूशन अच्छी इसलिए तय करना जरूरी है क्योंकि आपका जो मॉडल सेट आया हुआ है जैक बोर्ड की तरफ से, उसमें जो आंसर की दिया है उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत है, इसलिए आपको गलत मत करना। और यहाँ पर जो आपको बताऊंगा वो डिटेल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ वो सही से करना। इसके अलावा हम आपको एग्जाम जैसे सब आपका सब सामने आएगा तो हम आपके कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। और कुछ प्रीवियस वाले क्वेश्चन है उसका मॉडल सेट का अगर आंसर देखना है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग किसी के लिए भी नहीं है। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता था कि एन इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स, है ना। कहता है कि भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार जीतने वाला पहले एक भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन था जेसी बोस, एक थे होमो जहांगीर भाभा, एम साहा, या फिर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन से थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सीवी रमन होगा। मॉडल हिट में इसका आंसर गलत दिया हुआ। सीवी रमन था जिनको फिजिक्स में मिला था, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। इनको किस चीज के मिला था या पढ़ोगे आगे जाकर, एक रमन इफेक्ट होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे या फिर जो जेई तैयारी करोगे वो पढ़ोगे, एक इफेक्ट होता है रमन इफेक्ट, ठीक है। उसके इनको मिला था नोबेल प्राइज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या निम्नलिखित में से कौन एक इकाई प्रणाली नहीं है। एमके सिस्टम नहीं है, सीजीएस नहीं है, एसआई नहीं है, या डेसिबल नहीं है। तो इसमें जो कह रहा है कि कौन सी प्रणाली नहीं पूछा जा रहा, कौन नहीं है। तो एमके सिस्टम भी होता है, मास, है ना। इनके साथ बोलते थे ना मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस हो गया। एसआई को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, ये भी होता है। डेसिबल नहीं होता है, डेसिबल यूनिट नहीं है किसका, एसआई सिस्टम का। क्योंकि डेसिबल क्या है, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने का एक यूनिट है ना। ये यूनिट ऑफ साउंड है ना, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी है, ठीक है। साउंड को हम लोग इससे मेजर करते हैं, साउंड यूनिट ऑफ साउंड मेजरमेंट, हम साउंड को जो मेजर करते हैं उसको इसमें करते हैं हम लोग डेसिबल में करते हैं, ये चीज है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखता है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हैं, कितने होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपके जो मौलिक इकाइयां होती है वो टोटल 7 होती हैं, सबको पता है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना अच्छे तरीके से ना, इसको गलत मत करना कोई। तो आपके पास जो फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है इसको आप आप इसको मौलिक इकाइयां बोलते हैं। ये टोटल कितनी है, ये इनकी संख्या टोटल 7 है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन में देखो, मीटर है, किलोग्राम होता है ना, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, मोल होता है और कैंडेला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो 1 सही है, ठीक है। चेक करना बुक में, आपने पढ़ाओगे पर जाके देख लो। सब होता है इसमें, मीटर होता है, ठीक है। लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, करंट को एम्पियर में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में करते हैं, और इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में करते हैं। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, थ्री का। आते क्वेश्चन 4 की तरफ। लिखता है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड हाफ द स्पीड वी टू, देन एवरेज स्पीड कितनी होती है। देखो हमसे एवरेज डिस्टेंस पूछा है। मान लो अगर ये मेरे पास 2 डिस्टेंस है, देख लेना, ठीक है। अगर मान लो ये डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस मान लो दो, मुझे वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2D, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है 2D। वो D1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है V1 की स्पीड से, और अगला D1 डी स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो V2 की स्पीड से। कहता है बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो V एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इनको याद है अच्छी तरीके से, मैं कहूंगा याद करके चले जाना और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमसे पूछा, देखो उसने पूछा है एवरेज स्पीड, है ना, तो उसने पढ़ना वो औसत चाल है। तो ये औसत चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाल है, वेग नहीं है ना, ये वेलोसिटी नहीं है, चाल है। तो इसका क्या होता है, अगर इसको चाहो तो प्रूफ करना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम, है ना। टोटल दूरी उसने कितनी ट्रक चली है, डिवाइड बाई टोटल, उसे कुल कितना समय लगा, यानी टोटल टाइम उसे कितना समय लगा है, ठीक है। उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो देखोगे उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो 2D किया था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D, ठीक है। अच्छा टाइम से कितना लगा है, तो देखो पहला जो उसने टाइम ट्रैवल किया है V1 की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उसने कितने स्पीड से ट्रैवल किया था, कितनी स्पीड, किस स्पीड से, V1 की स्पीड से। तो यहाँ टाइम वन T1 कितना हो जाएगा, D/V1 एंड डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अगला जो टाइम T2 आएगा वो कितना हो जाएगा, अगला T2 की वैल्यू हो जाएगी D/V2 की स्पीड से। यही तो टोटल टाइम है। T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लोगे T1 प्लस T2, यही तो टोटल टाइम है। वैल्यू पुट करना है तो हो जाएगा 2D, T1 की वैल्यू हो जाएगी D/V1, और ये बन जाएगा T2 बन जाएगा D/V2, ठीक है। ऊपर से हो जाएगा 2D, नीचे में से D कॉमन निकालोगे बन जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2। बात समझ आ गया। सॉल्व करना, D से D मर जाएगा, और पूरा रखकर सॉल्व करना तो 2V1 V2 बाई
v1 + v2 होता है। ठीक है, ये होती है एवरेज स्पीड, है ना, इसको बोलते हैं स्पीड, बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन देखोगे ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास कितना आ गया, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा 2v1 v2/v1 + v2, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो वो दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक मेरी बात से रखना आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अगर एवरेज स्पीड पूछेगा, ठीक है, अगर ऐसा ही, ठीक है, एवरेज स्पीड भी कितना होगा, यही होगा, और एवरेज अगर वेलोसिटी पूछ जाए तो भी इतना ही होगा। ठीक है, सेम। ठीक, बात याद रखना, अगर वो सेम आगे ही चल रहा है तो अगर उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, अभी वो आगे जा रहा है, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया वी वन की स्पीड से, फिर अगला डिस्टेंस चल गया वो वी टू स्पीड से, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, 2 × v1 v2/v1 + v2। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along with the direction of motion at a given instant of time। या निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में, है ना, गति के दिशा के साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना। अब देखो, इसने क्वेश्चन को जो ट्रांसलेशन है वो बहुत गलत तरीके से किया गया है इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग विद द डायरेक्शन। देखो, अगर डायरेक्शन आ गया मतलब वो कैसा है, वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि बोलते हैं ना। ठीक है, वेक्टर को क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं आपको। ठीक, तो ये तो बात समझ आ गया कि उसने डायरेक्शन दे दिया है, मतलब कि वो एक दिशा दे दिया है ना, दिशा दे दिया है मतलब हमें डायरेक्शन फिक्स कर दिया, मतलब वैसे ये वेक्टर बन जाने वाला है, पहली बात। उसके बाद उसने कहता है गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पर, है ना, जैसे 10 बजे, एकदम 10 बजे, ऐसा इसको बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी एक फिक्स टाइम पर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत गड़बड़ दिया है, उसने कह दिया है कि एक निश्चित समय में, निश्चित समय नहीं, निश्चित समय का इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं समय अंतराल बोलते हैं, है ना, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं तब इस केस में। तो एक फिक्स इंस्टेंट पर जो होती है उसे हम लोग क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखता है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज, है ना, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। तो पहला कहता हूँ इसके सारे फॉर्मूले याद रखना कि रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया आर मैक्सिमम, ठीक है, याद रखना रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री, याद रहेगा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से आर का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, u² बन जाएगा साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 2 × थीटा, थीटा कितना हो गया यहाँ पर 45 डिग्री, डिवाइड बाय जी बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा ये u²/g, और ये साइन 2 × 45 बन जाएगा साइन 90, रेंज हो जाएगा। ठीक, अब याद रखो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा, आर मैक्स की वैल्यू, आर मैक्स हो जाएगा ओनली u²/g हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला, और करेक्ट आंसर हो जाएगा कब, कब होता था ये चीजें, ये होती थी 45 डिग्री पर। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका देखना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा 45 डिग्री पे होता है मैक्सिमम, और उसमें रेंज मैक्सिमम कितना होता है, वो u²/g होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैक्सिमम हाइट आप पढ़ लोगे, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लोगे, है ना, इसमें सब कुछ पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बाकी हम आपको टेस्ट लेंगे तो आपको हम सब सारे क्वेश्चन करवा देंगे। आते क्वेश्चन में सेकंड की तरफ लिखता है ए बॉडी ट्रैवल्स along the circumference of circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखो उसने दिया है मुझे v दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, और रेडियस दे दिया कितना, मुझे दे दिया 2 मीटर। ठीक है, सब यूनिट में दिया है, तो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा, है ना, आर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है ना, मतलब v और r के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। और ओमेगा एंड r के बीच में भी एंगल कितना होता है, ओमेगा एंड r के बीच में भी होता है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना होता है, आर और वी के बीच में होता है एंगल 90 डिग्री, और चाहे आर और ओमेगा की बात करो तो भी 90 डिग्री, और चाहे ओमेगा और वी की बात करो तो भी 90 डिग्री होता है। तो वो वी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर। ठीक है, अब बात करते हैं हमें क्या दिया था, हमें हमें पूछा ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। तो वी यहाँ से पुट कर लो 6 मीटर पर सेकेंड, आर की वैल्यू 2 है,
टू मारेगा 6 को 3 बार में, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, है ना, क्या होता है रेडियन पर सेकेंड आंसर हो जाता है। यानी यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा ओमेगा की वैल्यू वो 3 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर। आते क्वेश्चन पे जल्दी से 8 की तरफ लिखता है एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये को क्या बोलते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी में चेंज, है ना, इसे क्या बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और वेलोसिटी कैसा टर्म है, वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर टर्म है ना, तो वेक्टर मतलब हमारा एक सदिश राशि है। इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो गई, कितने टाइम में उसका वेग चेंज हो गया, कितने समय में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेक्टर, बोलते हैं कैसे राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखता है स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशंस पावर इक्वल टू वर्क इन डिवाइड बाय टाइम ना, एक फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो कहता है हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशन, कह रहा है इसमें कितनी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नहीं यानी उसने शक्ति इक्वल टू कार्य बड़ा कार्य बटा समय दिया था, बल इक्वल टू समय द्रव्यमान इन गुना त्वरण दिया था, और वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय दिया था। तो कहता है इसमें से कितनी राशियां जो सदिश राशियां निहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे वेक्टर पूछा है, वेक्टर कौन कौन है यहाँ पर, तो वेक्टर कौन कौन है, देखो वेक्टर कौन कौन बताते हैं। यहाँ पर जो वेक्टर है ऊपर में देखना, तो पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम सब स्केलर है ना, सबके सब अदिश राशियां नहीं है। फोर्स हो गया, है ना, ये हमारी सदिश राशि कौन होंगे, एक फोर्स बल। ठीक है, एक होता है एक्सेलरेशन, ठीक, ये सारे वेक्टर है। एक हो जाएगा यहाँ से वेग, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। और एक कौन हो जाएगा हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये कितनी राशि है, ये सभी की सभी कितनी कौन सी राशियां हैं, ये सभी की सभी हमारी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल 4, करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका यहाँ से 4। बात समझ आ गया। क्वेश्चन पर आता है 10 लिखता है टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ इट इज कॉमन टू गिवन इट ए सडन जर्क इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ, है ना। कहता है कि जब हम कपड़े धोने के बाद जब हम कपड़े को, है ना, झटका देते हैं ताकि उसमें से पानी निकल जाए, है ना, जब धोते हैं कपड़े को, जब सुखाने के पहले हम थोड़ा सा झाड़ते हैं, इससे क्या होता है एक झटके से झाड़ते हैं, इससे क्या होता है पानी की बूंदें निकलती है। कह रहा है ये किस कौन सा एडवांटेज हम यूज करते हैं, तो कौन सा नियम था, ये न्यूटन का पहला नियम था। पहला नियम ने क्या कहा था, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना में चाहती है, अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो वो मूव करना ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। तो जैसे ही कहते हैं कि हमने जैसे उसको जर किया, जैसे हमने क्या किया, जैसे ही हमने एक मान लो जैसे मेरे पास एक कपड़े में क्या था पानी का ड्रॉप था, जैसे मैं झटके से जग किया तो क्या हुआ, जो उसमें जो पानी की बूंदे थे वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती हैं, जबकि कपड़ा को हमने क्या दे दिया, कपड़े को हमने जग दिया, नहीं कपड़ा भागेगा आगे और पानी वहीं का वहीं रहना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया को चेंज होने में टाइम लगता है ना, उसको अपने रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को से मोशन में आने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि पानी की बूंदे वहीं रह जाती हैं, कपड़ा आगे निकल जाता है और पानी की बूंदे नीचे गिर जाते हैं, इसे बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखता है वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट, कहता है कि गोली चलाने के बाद बंदूक के पीछे हटने का अनुभव हम क्यों करते हैं। क्या होता था यहाँ पर, देखिए जब याद रखना कि जब आप बंदूक से फायर करते हो, है ना, जब आप बंदूक से फायर करोगे तो बुलेट जाएगा आगे, कैसे जाती थी, इसका मास होता था एम, और मान लो ये चल गया स्मॉल वेलोसिटी वी से, और अगर मान लो हमारा ये गन का मास एम है, बंदूक का मास एम है, तो ये पीछे कितनी किस वेलोसिटी से जाएगा, वो कैपिटल वी के वेलोसिटी से पीछे जाएगा। बोलता है ये पीछे झटके क्यों खाता है, इसलिए खाता है क्योंकि जो बुलेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से क्या होता है, इसका जो रैखिक संवेग होता है यानी का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो काफी हाई होता है। मोमेंटम क्या होता है, हाई होता है, किसका होता है, हमारा बुलेट का, यानी हमारा जो गुल्ली होता है उसका मोमेंटम हाई होता है, लीनियर मोमेंटम हाई होता है, जिसको हम बोलते हैं कौन रैखिक संवेग बहुत हाई होता है इसलिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कि बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम, है ना, और जितना लीनियर मोमेंटम वो आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम वो पीछे भी देता है, उतना ही मोमेंटम पीछे भी होगा, इसलिए क्या मिलता है हमें पीछे एक झटका लगता है। बात समझ आ गया। क्वेश्चन बात करते हैं 12 की नंबर, है ना, और ये कौन सा नियम था जो मैंने बताया था भी आपको बुलेट वाला, वो था न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी अगर बुलेट आगे जाएगा तो बंदूक को पीछे आना पड़ेगा।
आता है क्वेश्चन 12, द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg इट्स वेट, है ना। ये देखो उससे पूछा है, कुछ लिखा नहीं है तो हम मान लेते हैं वो अर्थ की बात कर रहा है ना, अर्थ पर पूछा गया है। तो अर्थ में पता है किसी चीज के वेट को हम मेजर करते हैं किससे, एम इंटू जी से, ना, यही इसका वेट होता है। ठीक है, तो वेट पूछा है तो वेट डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास दिया था हमें 2 kg, और जी के लिए कितनी पुट करोगे, यहाँ से 9.8 पुट कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 19.6 न्यूटन। ठीक है, यही क्या है, अर्थ पर हम किसी भी वस्तु का 2 kg का जो वेट मास होगा उसका ये वेट हो जाएगा 19.6 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। आते क्वेश्चन 30 लिखता है, पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। अगर आप बस में जा रहे हो, अगर बस ने अचानक से ब्रेक मारा तो हम क्या जाते हैं, हम आगे गिरते हैं, है ना। हम थ्रोन करते हैं, हम आगे क्यों गिर जाता है, आगे क्यों गिर जाता है, इससे क्या समझा जा सकता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम था, फिर से वही नियम। बस चल रही है, हम चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बस ने जैसे झटका मारा तो बस तो रुक गया, लेकिन अब हम अभी भी आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। ये न्यूटन का कौन सा नियम था, जल्दी बता दो, न्यूटन का कौन सा नियम था, ये भी न्यूटन का पहला ही नियम है, क्योंकि हम आगे ही बढ़ते रहना चाहते हैं, है ना। लेकिन बस रुक गया, तो बस रुक गया और हम आगे बढ़ गए, इसलिए हम आगे झुक के गिर जाते हैं। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, है ना। कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम होता है, कह रहा है इसको हम किस नियम से समझ सकते हैं, न्यूटन के किस नियम से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर न्यूटन का जो कंजर्वेशन मोमेंटम होता है ना, यहाँ पर देखो ये दोनों चीज होता है मोमेंटम। देखो अगर अभी मैं एग्जाम देता हूँ बुलेट का, ठीक है, देखो बुलेट अगर ऐसे है ना, अगर एक गन से हमने फायर किया, ठीक है, तो आगे से क्या निकलेगा, आगे से निकलेगा बुलेट। ठीक है, ये हो गया हमारा गोली निकल गया, आगे चला गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया एक गन हो गया। समझना अच्छे तरीके से, बुलेट अगर आगे जाएगा स्मॉल वी से तो गन पीछे आएगा कैपिटल वी से। क्यों, दोनों के क्या लगा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। गन ने बुलेट को आगे धकेला तो बुलेट गन को पीछे धकेलेगा, और इससे कौन सा नियम आ जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाएगा। उसने बोला था ना, जितना आगे फोर्स लगेगा उतना ही पीछे फोर्स लगेगा। ठीक, दूसरी बात, ये तो हो गया, सिंस यहाँ पर कोई सिंस है क्या ना, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। अब आता है कि यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ भी कैसे है, देखो। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है, अभी पहले मैं कहा था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था एफ इक्वल टू एम, है ना, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी को बोलते हैं मोमेंटम है, क्या है, पी को बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम, यानी रैखिक रैखिक संवेग है, पी को बोलते हैं रैखिक संवेग या लीनियर मोमेंटम बोलते हैं पी को। तो कहता है कि अगर इस पर फोर्स लगा है, नहीं, अगर हम इसको पूरा मान ले, क्या हमने इस बुलेट को बुलेट पर हमने फोर्स लगाया, नहीं, बुलेट का हमने फोर्स नहीं लगाया। गन ने बुलेट पर लगाया तो बुलेट ने भी गन पर लगाया, यानी दोनों का क्या था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स था, और दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, नेट कैंसल आउट होकर जीरो हो जाता है। दैट मीन्स की फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है दोनों का। बस बुलेट और गन का देखना, जितना गन बुलेट पर आगे फोर्स लगाएगा उतना ही बुलेट गन पर पीछे फोर्स लगाएगा, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई, एफ नेट की वैल्यू जीरो हो गई। अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, यहाँ से क्या बन गया, जीरो। जीरो बन गया, इसलिए क्या बोलते हैं, यानी डीपी बाई डी टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी यहाँ से हम बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ उसको बोलते हैं, यानी संवेग में कोई चेंज नहीं हुआ इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग के संरक्षण का नियम बोलते हैं, यानी मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ये कहाँ की कैसे आया, न्यूटन के सेकंड लॉ से, क्योंकि यही तो न्यूटन का कौन सा लॉ था, सेकंड लॉ था। यानी इसको हम किससे समझ सकते हैं, न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ दोनों से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही होता है इसलिए। बात समझ आ गया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा समझना। लिखता है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स इफ डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द। कह रहा है कि एक हमारे पास ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पर हमने एक पीछे से फोर्स लगाया एफ, ठीक, तो सरफेस कैसा है, सरफेस मान लो हमने ऐसा फोर्स लगाया, तो कहता है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, हमसे पता है कि सरफेस के कांटेक्ट के जो है वो पीछे लगेगा। ठीक है, हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं। अब इसका इस ब्लॉक का मास उसने कहा है कैपिटल एम मास है, तो देखो ऊपर नीचे फोर्स कितना लगेगा, इसके नीचे फोर्स लगता है एम जी, और ऊपर कौन सा लगता है, नॉर्मल फोर्स एन। ठीक है, और हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एफ का मतलब होता है फ्रिक्शन यानी घर्षण वाला फोर्स को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या होता है म्यू इंटू एन हो जाता है। ठीक है, म्यू क्या होगा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, यानी घर्षण का, है ना, कोएफिशिएंट बोलते हैं, एफ इक्वल टू म्यू एन हो जाता है। और यहाँ से
हो जाएगा कि एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी वो म्यू इंटू एम जी हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पर फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड कर रहा है एक तो मास पे, जी पे और म्यू पे। हम देखते हैं हमें क्या क्या दी हुई है। हमें कहा है कि वो सब कहा है कि मास के टर्म में कैसे डिपेंड करता है, तो मास डिपेंड में करता है डायरेक्टली, मास पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, वो एम पे डिपेंड करेगा, यानी ये डिपेंड करेगा सिर्फ मास पे, है ना, अभी डायरेक्टली यानी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। यानी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन में भी, यानी कि ये सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना, स्क्वायर पे भी डिपेंड नहीं करता है, यानी द्रव्यमान के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लिखता है 16 में इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, कहता है कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे वो, है ना, तो अगर कह रहा है कि अगर आपका जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो कहता है लीनियर मोमेंटम जो है उसमें कहता है कि किसी टाइप के कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, या दोनों कंजर्व होता है, या दोनों में से कोई नहीं कंजर्व होता है। तो याद रखना कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, है ना, एनी काइंड ऑफ कोलिजन होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से सही। बात समझ आ गया। तो क्या कंजर होगा हमेशा, रैखिक संवेग हमेशा संचित होता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में क्या रहता है, कंजर्व, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, रैखिक संवेग हमेशा कंजर्व होता है। आते क्वेश्चन 17, लिखता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का यानी पोटेंशियल एनर्जी का सबको पता था, फॉर्मूला क्या था, एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, एम दिया है मास, एच दिया है हाइट, बच गया जी, जी को क्या बोलते हैं, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी को, हमारा जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही यहाँ से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, कहता है अगर मेरे पास एक फोर्स, अच्छा करना, अगर ये मेरे पास फोर्स और इधर दिया है, मेरे पास फोर्स दिया हुआ है और नीचे दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो कहता है ये ग्राफ यानी इसके बीच में जो एरिया होगा, ये एरिया मुझे क्या देगा, याद रखना, ये एरिया मुझे हमेशा देता है वर्क डन देता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसी वर्क को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, है ना, तो याद रखना जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन हमेशा हमें हमेशा एरिया देता है। ठीक है, और कौन सा एरिया, जो एक्स एक्सिस में हम होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वाई एक्सिस में फोर्स है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा, एरिया देगा हमेशा। इसे याद रखना, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा सही, सी नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लिखता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ, है ना, तो कहता है ये जो हमारा किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसी किसका घूर्णी अनुरूप है। तो देखो, देखिए याद रखना, जैसे कि आपका होता है एक वेलोसिटी बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक होता है एक्सेलरेशन ए, उसका होता है लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है अल्फा। समझ आया। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टर्म होता है फोर्स, तो फोर्स का क्या हो जाता है, फोर्स सही बन जाता है टॉर्क, है ना, फोर्स क्या बन जाता है टॉर्क, यानी ये बल हमारा आघूर्ण बन जाता है। ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे आपका होता है एक मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, यही हो जाता है एंगुलर मोमेंटम एल से। बात रहेगा समझ, ये सब चीजें हैं जो याद रखना। वैसे एक चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मास, मास कन्वर्ट हो जाता है आपका किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। आपको आई को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो आई किसी, आई जो हमारा मास था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी रिप्लेस हो जाता है। हमें पूछा गया था फोर्स और फोर्स के बारे में, है ना, टॉर्क के बारे में पूछा गया, तो टॉर्क का क्या होता है, हमारे पास फोर्स होता है एनालोगस। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and angular acceleration। देखो पूछ दिया उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी बताया था मैंने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को हम, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते थे। ठीक है, ये किस चीज का है बताओ, आई को मैंने भी कहा था कुछ देर पहले कि आई को अगर हम लीनियर में आए तो ये बन जाता है हमारे पास मास एम, और जो अल्फा है वही बन जाता है ए, तो एम इंटू ए ये क्या होता था, फोर्स। उसी तरह आई इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, फोर्स का एनालॉगस क्या आया था, टॉर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी आई इंटू अल्फा किसको बताता है हमें, हमेशा टॉर्क को बताता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ से सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, लिखता है इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। देखो कह रहा है कि हमारे पास मान लो कि अगर कह रहा है कि अगर मेरे पास एक बॉडी रोटेट कर रहा है, चलो हम ले लेते हैं डिस्क, ले लेते हैं डिस्क ऐसे, है ना, ये डिस्क क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, किससे, ओमेगा से। तो कह रहा है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो जिस डायरेक्शन, देखो इधर हमारा था ओमेगा, ओमेगा ऊपर था, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम भी आएगा ना, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर रहेगा,
तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू होता है, याद रखना, आर क्रॉस पी। ठीक है, पी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, यानी एल इक्वल टू होता है, वो हो जाएगा एम इंटू आर क्रॉस वी। कितना जाएगा, आर क्रॉस वी। अब देखो, आर हमारा इधर है ना, आर का डायरेक्शन हमारा इधर चलता है, वी हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे का वी। हाथ को घुमा के देखना, हाथ को जैसे आप घुमाओगे तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, है ना, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका भी डायरेक्शन किधर आएगा, एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन सेम आ जाएगा, जिधर हमारा ओमेगा चल रहा था, ये भी उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा एल। ठीक है, तो एल और ओमेगा क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जिस एक्सिस के बाद वो घूम रहा है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग घूर्णन की धुरी भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन में यहाँ से डी हो जाता है सही। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ, जल्दी से लिखता है escape velocity ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड नहीं करता है, देखो escape velocity का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2gm/r। ठीक है, ये किस चीज का है, यानी जिस सरफेस से हम फेंक रहे हैं उसका रेडियस और उसका मास इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं, मान लो हमने एक स्मॉल मास को हम ऊपर फेंकने वाले हैं, तो इसकी वजह क्या किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल जी पे डिपेंड करता है, स्मॉल आर पे डिपेंड, कैपिटल आर पे डिपेंड करता है, कैपिटल एम पे डिपेंड करता है, स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करता है। स्मॉल एम क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं मास ऑफ बॉडी, है ना, एम को बोलते हैं लोग मास ऑफ बॉडी। तो क्या ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या आता है, एम होता है मास ऑफ प्लैनेट, आर होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट। जैसे अर्थ, हमारा अर्थ क्या प्लैनेट है, तो अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है। तो जो हमारी स्केप वेलोसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो कभी डिपेंड नहीं करेगी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज को हम फेंकना चाह रहे हैं, आप एक पत्थर फेंकोगे तो पत्थर के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन पर हो जाएगा सी, मास ऑफ द बॉडी, यानी पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एम का टर्म कहीं नहीं आता इसलिए। और इसके प्रति का फॉर्मूला भी याद रखना, यही होता है √2gm/r। ठीक है, इसको और शॉर्ट में लिखते हैं, इसको हम ऐसे √2gr भी लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना अच्छे तरीके से। आते क्वेश्चन में 23 लिखता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। कहता है अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ज्यादा होती है, तो याद रखना कि अर्थ का हमारा जो शेप है वो कुछ स्फेरिकल नहीं है, कुछ इस टाइप के शेप का है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है gm/r²। ठीक है, तो जहां का देखो, अगर आर बढ़ेगा तो जी घट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रेडियस पोल का होता है, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर का होता है, यानी अक्ष, है ना, यानी भूमध्य रेखा होता है, एक ध्रुव का होता है। तो जो ध्रुव का होता है उसका रेडियस कम होता है, यानी पोल का रेडियस कम होता है, पोल का रेडियस कम होगा तो वहां का जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, उल्टा होगा, जहां का रेडियस ज्यादा वहां पर जी की वैल्यू कम, जहां का रेडियस कम वहां का जी की वैल्यू ज्यादा। तो जी यहाँ पर कौन कम है, तुम्हें पता है रेडियस ऑफ पोल, ये कम है किससे, इक्वेटर से। तो उल्टा हो जाएगा जी, यानी यानी उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का जो मान होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू पोल पर ज्यादा हो जाएगी, इक्वेटर पर कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ध्रुव पर अधिक होती है। ठीक, बात समझ आ गया। सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, इस बार के मॉडल पेपर में जो आपको दिया गया है इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिखता था स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन मास। अभी मैंने बताया था कि स्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, क्या स्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही थी, डिपेंड ऑन एम, क्या स्मॉल एम पे डिपेंड करती थी, नहीं। अगर एम पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम टू द पावर जीरो। ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, एम टू द पावर जीरो पे डिपेंड करेगा, है ना। तो क्या डिपेंड करता है, एम टू द पावर जीरो पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और डिपेंड नहीं करेगा तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एम का पावर जीरो लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जाए, क्योंकि पता था, मैंने बताया था आपको कि स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो √2gm/r होता है। यहाँ पर स्मॉल एम का टर्म कोई है ही नहीं, इसलिए कैसे डिपेंड करेगा, एम टू द पावर जीरो पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बात करें क्वेश्चन 25 लिखता है हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक किस बेसिस पे वर्क करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो हमारे पास्कल्स लॉ पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, पास्कल्स के नियम पे। ठीक है, याद आएगा किस पे डिपेंड करता है, हमारा पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है। बेसिक क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का है। आते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ लिखता है ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट अटेन्स। कह रहा है कि अगर एक बॉडी गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो कह रहा है कि क्या होगी,
ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली। तो कहता है कि फाइनली देखो, अगर क्या होगा ना कि मान लो ऐसे, अगर एक लिक्विड है पूरा जार, पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें से एक आपने बॉल गिराया, देखो बॉल फॉर्म क्या आएगी, देखो बॉल की स्पीड कैसे आएगी, देखना ध्यान से। बॉल की स्पीड पहले काफी तेज आएगी, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड फिर फिक्स हो जाएगी, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से आता है नहीं, वो निरंतर वेग के साथ गिरना स्टार्ट कर जाता है। समझ आ गया? फिर से समझ लो एक बार, देख कैसे देख समझना। पहले वो ऐसे तेज गिरेगा ऐसे, ठीक है, उसका क्या उसकी स्पीड धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो सेम स्पीड से धीरे धीरे आता है। तो ऐसा कहाँ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसने कहा फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड जाती है, वो निरंतर वेग के साथ गिरता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, बोलते थे ना, याद है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आते क्वेश्चन 27 लिखता है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो कहता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता नहीं करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ईटा को हम बोलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, है ना, तरल की प्रकृति क्या है, वो इसको हम ईटा बोलते हैं। ये होता है हमारा एरिया, इसको बोलते हैं क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको वेग की ढाल बोलते हैं। ठीक है, वेग की ढाल बोलते हैं। ठीक, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्टली, है ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। सिर्फ कितनी वेलोसिटी है डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि उसके डीवी बाई डी एक्स, यानी नीचे का टर्म कितना है, यानी दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यानी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको ज्यादा नहीं निर्भर करता है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, वो वेग की ढाल पे डिपेंड करता है। आते क्वेश्चन में 28 की तरफ लिखता है द वेलोसिटी up to which the flow of liquid remains streamlined and above which it becomes turbulent is called। देखो क्या होती है ना, एक वेलोसिटी की होती है, दो टाइप की हमारे पास होती है वेलोसिटी किसी भी लिक्विड के पास जब वो फ्लो करता है तो। ठीक है, एक को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, वो सेम वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे ना, उसके बाद उसकी आप और बढ़ाओगे वेलोसिटी, तो क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा कि उसके जितने पार्टिकल है सबकी स्पीड सेम नहीं होती है ना, स्पीड चेंज हो जाती है। और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट वेलोसिटी बोलते हैं, इसको विक्षुब्ध हो जाता है। यानी पहले वो धारा रेखित रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो विक्षुब्ध हो जाता है। कहता है इस चीज को हम लोग कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, या कोई भी नहीं। इसे क्रांतिक वेग बोलते हैं, टर्मिनल वेग बोलते हैं, या वेग की ढाल बोलते हैं। तो टर्मिनल वेग तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था टर्मिनल वेलोसिटी जब किसी लिक्विड में कोई पार्टिकल गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट की किस स्पीड से गिर रहा है, किस वेग से गिर रहा है, उसे बोल देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, यानी वो तो नहीं होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा था विस्कस फोर्स, वहां पर था हमारे पास विस्कस फोर्स, ये भी वेलोसिटी नहीं, हमसे पूछा जा रहा है कि इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं। तो यानी टर्म हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो कुछ वेलोसिटी में ही होना चाहिए, यानी वेग में ही होना चाहिए, या तो क्रिटिकल या तो टर्मिनल। टर्मिनल हो नहीं सकता, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, बात सुन लेना अच्छे तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, है ना, एक कह रहा है एक स्टील का वायर है जिस पर हमने 2 kg का वेट दिया है। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल, कह रहा है अगर उसके रेडियस को अगर हम डबल कर देंगे तो बता रहा है बताओ इसमें एक्सटेंशन विल बिकम, अब उसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, है ना, अब कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो हमने लोड को तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, लोड तो सेम रहेगा। देखो अब सिंपल सी बात है ना, एक वायर है, समझो इस वायर है, वायर मान लो पतला वायर है। ठीक है, क्या करो इसको ना, आपको करना है इसके रेडियस को डबल कर दोगे। देखो अब इसी वायर को हम डबल कर रहे हैं, याद रखना हम बात कर रहे हैं इसी वायर को हम डबल करने वाले हैं, यानी इसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने पर क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा डबल। ठीक है, रेडियस जो पहले आर था, रेडियस कितना हो जाएगा, अब इसका रेडियस हो गया 2r। तो कह रहा है बताओ कि इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, यानी जो लेंथ पहले एल थी अब लेंथ हो गई एल डैश, तो कह रहा है इस एल डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दोनों जगह कांस्टेंट क्या है, दोनों जगह कांस्टेंट वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू बेस का एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वाले का लेंथ है एल और पहले वाले का रेडियस कितना था आर, तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पहले वाले का वॉल्यूम। ठीक, इक्वल टू दूसरे वाले का वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे, तो दूसरे वाले का तरीका है लेंथ मान लो अब एल डैश हो जा रहा है। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू, अच्छा आर कितना कर दिया, आर को हमने डबल कर दिया, तो कितना कर देंगे, आर को डबल कर देंगे, यानी अब आर हो जाएगा 2r, तो बन जाएगा 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई ने पाई को मार दिया, तो एल इक्वल टू बन जाएगा एल डैश इंटू, है ना, और यहाँ लिख लो इंटू, ऊपर हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ जो आर था ये आर नीचे का बन जाएगा आर स्क्वायर।
तो आर ने आर स्क्वायर को ही मार दिया। दिस इम्प्लाई लिख सकते हो कि एल डैश की वैल्यू हो जाएगी वो एल बाई 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एल डैश की वैल्यू जो नया लेंथ हो जाएगा एक्सटेंशन वो कितना हो जाएगा? वो 1/4 हो जाएगा, यानी पहले वाले का। यानी अगर रेडियस बढ़ा दोगे तो उसकी एरिया, इसका जो लेंथ है वो 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 30 लिखता है द बेस्ट ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? तो आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं इसको लोग, है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी हम किसको बोलते हैं? सर्वोच्च आदर्श कृष्णिका किसको बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं, है ना, आपने आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में नहीं पढ़ा है तो सोचो, आइडियल ब्लैक बॉडी को बोलते हैं एक ऐसा, है ना, एक पिन होल बना होता है ऐसे, ठीक है, जहां पे एक छोटा सा इंक्लोज होता है, पूरा अंदर कैसा था, अंदर का सरफेस पूरा ब्लैक होता है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप से नॉब बना होता है। क्या होता है, यहाँ से जो भी लाइट आती है वो लाइट यहाँ जाएगी, उसके बाद क्या करेगी, वो टकराएगी, वो हमेशा अंदर ही घूमती रहती है, रेडिएशन जो भी आएगी रेडिएशन वैसे घूमती रहेगी, रेडियंस कभी भी बाहर नहीं जाती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये क्या होगा, एक हाईली इंक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड होगा जिसमें एक छोटा सा होल होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं, जहां से कोई रेडिएशन अंदर आ सके, ठीक है। यानी एक खोखले बड़े बाड़े के अंदर काला हो गया है, अंदर इसको पूरा हम अंदर क्या कर देंगे, हम लोग अंदर वाले पोर्शन को पूरा ब्लैक कर देंगे अंदर से, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पिन होल कर देंगे ताकि अंदर रेडिएशन आ सके। जो रेडियंस आएगी, रेडिएशन जो भी आएगी, जो किरण आएगी प्रकाश की, वो कोई बाहर नहीं निकल पाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्वेश्चन में 30 का आंसर हो जाएगा 4। आगे थोड़े में 31 लिखता है द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, है ना। 1 मोल ऑफ गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला कितना होता है? वो होता है 3/2 की 3/2 आर टी। कितना होता है? 3/2 आर टी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर जो सही है वो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो क्यों 3/2 आर लिखते हैं ना, एफ को लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, है ना। एफ को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला होता है F/2 आर टी होता है, ठीक है। हमसे कह रहा था उसने जो एनर्जी के बारे में पूछा गया है, फॉर्मूला ये होता है F/2 आर टी होता है। अगर एक गैस मॉलिक्यूल्स है तो सिंपल जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। नॉर्मली गैस की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं किया तो सिंपली गैस की बात कर रहे हैं, तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। उसने डायटोमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक ऐसा कुछ नहीं किया। हम मानते हैं मोनोटोमिक गैस का कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, और वो जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? इसके लिए 3 हो गए, इसलिए क्या होगा? 3/2 आर टी हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 32 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। कहता है कि कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं होती है। देखो किसी भी, हम जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते पढ़ते पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। यानी हम किसी भी सब्सटेंस के, यानी किसी भी सिस्टम के जो कहोगे, अगर किसी भी सिस्टम की हम जो विशेषता बताएंगे, हम वो 3 फैक्टर बताते हैं, है ना। एक तो उसका प्रेशर कितना सिस्टम का, उस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, और उस सिस्टम का यानी उस निकाय का टेम्परेचर कितना है, यही उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा था वो? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं? आयतन होगा, दबान होगा, तापमान होता है, ठीक है। तो कौन नहीं होगा इसमें? आपका कार्य नहीं होगा। कार्य नहीं होता, पूछा था कौन सा नहीं है ना, पूछा तो उसने नहीं है, तो वर्क नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते क्वेश्चन में 33 लिखता है heat cannot flow itself from a body at lower temperature to higher temperature is a statement as a consequence of। कह रहा है कि हीट कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे आपका फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है, फिर भी हीट उसको अगर उसे हमें ठंडा करना है तो क्या करना पड़ता है? हमें हमें उस फ्रिज से टेम्परेचर और निकालना पड़ता है। ये मान लो हमारा फ्रिज हो गया तो अंदर का टेम्परेचर कम हो गया है ना, बाहर का टेम्परेचर हाई गर्मी के दिन में, फिर भी क्या करते हैं? उसको और ठंडा करते हैं। जब ठंडा करोगे तो क्या होगा? ठंडा करोगे तो हीट क्या आ जाएगा? हीट आपके फ्रिज से बाहर आएगा। तो ये चीज अपने आप नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फ्रिज अपने आप वर्क नहीं करता है जब तक उसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना करो। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करोगे, उसमें से पावर काट कर दो, नहीं होगा, आपका फ्रिज ठंडा नहीं करेगा चीजों को, यानी अंदर का हीट बाहर वो नहीं निकालेगा। तो कहता है ये अपने आप नहीं होगा। ये कौन किस थ्योरम ने कहा था? यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, है ना। ये कौन सा था? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक याद रखना, इसे बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एक याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मप्रवैगिकी का जो पहला नियम होता है ना। अगर फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो फर्स्ट लॉ को एक वर्ड याद रखना कि फर्स्ट लॉ जो बेस्ड होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। यानी ऊर्जा के संरक्षण पर बेस्ड है फर्स्ट लॉ, है ना। इतने हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं जो ठीक है। तो फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण पर ये बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको, ऊर्जा का संरक्षण बोलते हैं, पहला नियम।
ठीक है, इसको भी याद रखना अच्छे तरीके से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लिखता है एन इंजन हैज इफिशियंसी ऑफ 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस its efficiency is doubled। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कितनी होगी? वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा कि सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, हम सॉल्व करते कैसे? देखो, हमें पता है कि जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, ईटा की फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, सिंक को बोलते हैं T2, है ना। सिंक को हम लोग बोलेंगे, सिंक का जो टेम्परेचर उसको हम डिनोट करेंगे T2 से। ठीक है, और सोर्स का जो टेम्परेचर होगा इसको हम डिनोट करेंगे T1 से। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं। पहले हमें कितना दिया था, उसने कहा था कि पहले एफिशिएंसी कितनी 1/6, तो 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T2/T1। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम T2/T1 निकालो तो कितना जाएगा, T2/T1 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/6 एंड यहाँ आ जाएगा 5/6। यानी यहाँ से अगर वैल्यू निकालो तो T2/T1 के लिए कितनी हो गई, 5/6। ये रेशियो निकाला हमने। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब भी ये हम टेम्परेचर लेते हैं, सारे टेम्परेचर केल्विन में चलते हैं। ठीक है, सेल्सियस में मत लेना कभी भी, ये सारे केल्विन में चलते हैं, तो आंसर नहीं आ पाएगा कभी भी आपका साफ साफ ना, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ आएगा। बहुत लोगों ने अगर क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो गलती होने के चांसेस यही रहते हैं कि उन्होंने सेल्सियस में ले लिया होगा। अच्छी बात, ये के चलते आपका आंसर नहीं आया होगा। कहता है कि अगर हम सिंक के तापमान को घटा दे, कितना, 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दे। ठीक, तो कहता है अब इफिशियंसी डबल हो जाएगी। यानी अब कह रहा है इफिशियंसी डबल हो गई है, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, अब 2 टाइम्स ऑफ इफिशियंसी हो गई है, डबल हो गई। कब हुआ, जब हमने किसके टेम्परेचर को कम कर दिया, तो टेम्परेचर हमने सिंक को कम कर दिया, यानी जो T2 पहले था उसमें से हमने 62 और घटा दिया, डिवाइड बाई T1। ठीक है, सोर्स का तो सेम रहेगा, T1 को हम चेंज नहीं किया। अच्छा, एक बात रखना कि अगर हम चाहे 62 डिग्री सेल्सियस, ये अगर चेंज है ना, चेंज हम करें, कुछ आप बदल रहे हो, तो जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होता है वही इतना ही चेंज आपके केल्विन में भी होता है। इस बात को याद रखना। ये क्या है, ये चेंज है, कितना चेंज हो रहा है ना, कितना बदलाव हो रहा है, बदलाव दोनों स्केल में सेम होता है इसलिए। अब इफिशियंसी क्या है, उसने कहा डबल कर दो, तो ठीक है, इफिशियंसी को डबल करें तो पहले कितना था, 1/6 था, तो 2 इंटू 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, T2/T1। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 62/T1। ठीक है, ये बन जाएगा, 2 से मारेगा 6 को 3 बार में, तो हो जाएगा ये 1/3 इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस, है ना, T2 - T1। T2 - T1 की वैल्यू कितनी आई थी, T2 - T1 की वैल्यू आई थी आपकी, फिर से वही लिख लो, 5/6 प्लस 62/T1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/6 प्लस 62/T1। तो यहाँ से 62/T1 की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगा 1/3 माइनस 1/6। सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी 1/6, यानी 62/T1 की वैल्यू हो गई 1/6। दिस इंप्लाइज T1 की जो वैल्यू आएगी वो 62 इंटू 6 होगी। सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 372 केल्विन। याद रखना, कितने में आ गया, केल्विन में। क्या आपका ऑप्शन केल्विन में दिया है, तो नहीं, केल्विन में दिया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो सेल्सियस पे कैसे निकालेंगे, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 272 माइनस केल्विन में कितना होता है 273, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, तो क्या आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ से आंसर 99 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में समझाया है, आपकी चीजों को खुद से ट्राई करना, समझना, है ना, बहुत टफ चीज नहीं, इजी चीज है। तो 34 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आते 35 नंबर लिखता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। कहता है जब परम शून्य ताप पर क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू गैसों की गति सिद्धांत के अनुसार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पर कितने होते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, है ना, किसी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं सबका मोशन रुक जाता है, सबका मोशन रुक जाता है ना, सबका मोशन, सबकी आने गति रुक जाएगी, यानी क्या होता है, सबका मॉलिकुलर मोशन भी रुक जाता है ना। सारी चीजें तो रुक जाएंगी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं किसी पार्टिकल के अंदर, उनका मोशन भी क्या होता है, रुक जाता है, वो भी स्थिर हो जाते हैं, वो भी मूव नहीं करते, यानी एटम सबकी स्थिति कितनी रहती है, सबकी गति रुक जाती है, इवन एटम सबकी भी गति रुक जाती है, इसका इलेक्ट्रॉन सबकी गति रुक जाएगी। आते क्वेश्चन नंबर 36 लिखता है इन गैस ए साउंड वेव। कह रहा है गैस में जो हमारी साउंड वेव होती है वो किसकी होती है, वो अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, दोनों होती है, में से कोई नहीं होती है। तो याद रखना, गैस में जो साउंड वेव ट्रैवल करती है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल करती है। कैसे करती है, लॉन्गिट्यूडनल। और यही पूछा जाएगा कि अगर सॉलिड में कैसे करेगी, तो सॉलिड में ट्रैवल करती है ट्रांसवर्स साउंड वेव। ठीक है,
ट्रांसवर्स मतलब जैसे जनरली कैसे कि देखो, जब आप किसी स्ट्रिंग को ऐसे मूव कराते हो ना, कि झटका देते हो, तो कैसा होता है, वो ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बस आप इतना याद रखो, सिर्फ इस बात को याद रखना कि गैस में जो साउंड वेव होती है वो किस नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की होती है। बाकी इस चैप्टर से, एसएचएम वेव्स के चैप्टर से आप बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूला पढ़ लेना, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारा कुछ फॉर्मूला पढ़ लोगे। आता है बेसिक क्वेश्चन, कहता है एक वेव कंप्लीट करता है 20 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2.5 सेकंड में, तो कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है टोटल वाइब्रेशन, है ना, डिवाइड बाय टाइम। तो होता है कुल वाइब्रेशन कितनी हो गई, कंपन डिवाइड बाय, इसको बोलते हैं समय से डिनोट डिवाइड कर देना, क्या हो जाएगा। तो वाइब्रेशन कितना होता है, 20 वाइब्रेशन होता है कितने सेकंड में, 2.5 सेकंड में। ठीक है, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 5 से ये 5 बार में 25 कट जाएगा, और 5 से ये 40 बार में कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ कट के, ये 8 बार में कट जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 8 हर्ट्ज आ जाएगी आंसर। और यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है। अब 38 नंबर लिखता है, इफ पेंडुलम ऑसिलेट्स 28 टाइम्स इन 1 मिनट देन फ्रीक्वेंसी, फिर से वही फॉर्मूला। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कितने कंपन कर रहा है वो, कितना दोलन कर रहा है वो, 78 बार कर रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। याद रखना, टाइम को हमेशा हम सेकंड में लिखते हैं, उसने दे दिया 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 सेकंड करके करोगे। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो इसको करोगे तो 6 से 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 13 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 1.3 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा, 1.3 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन बस सही हो जाएगा, यहाँ से सी नंबर 38 का। बात करें 39 नंबर, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इसेंशियल फॉर एसएचएम। कह रहा है कौन इसके लिए जरूरी नहीं है एसएचएम होने के लिए। देखो, एसएचएम होने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए। ठीक है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं पुनस्थापन बल बोलते हैं ना। ये फोर्स चाहिए, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये स्प्रिंग का फोर्स भी हो सकता है ना। तो किसी वायर का इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, एक वायर का। तो बहुत सारे टाइप के ये फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया पे भी डिपेंड करता है, उसका मास कितना है ना, इस पे भी डिपेंड करता है, और उस किस मटेरियल से बना है इस पे भी डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं, कभी जरूरी नहीं कि किस पे करे, गुरुत्वाकर्षण पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करते हो कि अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, है ना, एम मास रखा हुआ है, और इस पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको आप ऑसिलेट करोगे तो क्या करोगे, इसे दबाओगे तो ये आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जो फोर्स होता है स्टोरिंग फोर्स, वो माइनस के एक्स बन जाता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये एम जी पे डिपेंड कर रहा है, क्या इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है। नहीं, जी पे डिपेंड नहीं करता, एम जी पे ये, यानी ये जी पे, स्मॉल जी पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये मटेरियल के पे हम जो आता है हमारा, उसमें मटेरियल आ जाएगा। एक्स में हमारा ये एफ हमारा ये रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, है ना। इसका और मास वगैरह कितना है, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी पे डिपेंड ये नहीं करता है। और आता है क्वेश्चन नंबर 40, लिखता है द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एस एच एम इच, है ना। कह रहा है ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला एफ इक्वल टू, मैंने लिखा था माइनस के एक्स। अब बताओ ये किस पे डिपेंड करता है, एफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी बोल सकते हैं एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी विस्थापन के सीधे अनुपातित होता है इस एच एम में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। और ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, कौन सा कंप्लीट हो जाता है, क्लास 11th का। सारे जो 40 एमसीक्यू थे मैंने सबको डिटेल के साथ समझा दिया है। बाकी प्रीवियस ईयर का जो मॉडल सेट आया था उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था जैक बोर्ड का, उसका भी आंसर आपको जल्दी हम प्रोवाइड कर देंगे। और 20 से पिछले जितने भी लैब टेस्ट होते हैं सभी का वीडियो हम जल्दी ही आपके यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग क्लास 12 में जाने हो, और जो क्लास 12 में गए स्टूडेंट उनको पता, उनसे आप पूछ सकते हो कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी होती है यहाँ पर, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। और आपके टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट को हम यहाँ इंक्लूड करें, ताकि आपको एक ही चैनल पर सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का चैनल है, इस सबको सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, सबको हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो।